Hello students, in our today's class we are going to see टेंडर शीट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टेंडर शीट का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग टेंडर शीट का ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने सबने लास्ट वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हूँ, आप वहाँ जाके उसे पहले देखिए सो दैट आपको आज का सम समझने में ईजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट विद अवर टुडेज प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट वाले क्वेश्चन से। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और वो इंफॉर्मेशन की मदद से सबसे पहले आपने कॉस्ट शीट प्रिपेयर करे थे, और टेंडर शीट के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। टेंडर शीट में स्ट्रेट वे आपको सिर्फ बताया गया था कि पहले जो आपकी कॉस्ट शीट थी दैट इज फॉर 3000 फैंस एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट टेंडर शीट फॉर 750 फैंस, राइट। और आज अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन किस तरह से डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ, आप वहां जाके देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ डाला हुआ है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन देखते हुए ही सॉल्व कीजिए। देखिए अभी जो आपको क्वेश्चन गिवन है वहां पे आपको सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज फॉर कॉस्ट शीट। पहले जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले इसमें आपको पॉइंट नंबर 1 to 7 आप देखोगे, वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर कॉस्ट शीट। और बोला क्या गया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन फॉर द ईयर 1980। 1980 ईयर की आपको इंफॉर्मेशन दी है कॉस्ट शीट के लिए, और आपको प्रिपेयर करना है टेंडर शीट फॉर 1981। जो कॉस्ट आप 1981 में एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसके लिए आपको टेंडर शीट प्रिपेयर करनी है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाता है कॉस्ट शीट और टेंडर शीट। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले करोगे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आई होप आप में से सबको समझ चुका होगा, नहीं समझा होगा तो जिसने कॉस्ट शीट का वीडियो नहीं देखा है वो कॉस्ट शीट का वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। और कॉस्ट शीट अपना पहले सीख लीजिए कि हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड देन ओनली गो फॉर टेंडर शीट। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग पहले फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कॉस्ट शीट बना लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट के बेसिस में ही आपको टेंडर शीट बनानी है। तो पहले हम लोग एक कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 1980। अब इसके रूलिंग वगैरह में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट ऐसे 2 कॉलम करते हैं, इसके अलावा यूनिट्स का भी कॉलम किया जाता है। लेकिन फिलहाल हमको इस क्वेश्चन में यूनिट की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, यहाँ पे हमको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूनिट कॉलम स्किप कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए पूरा प्रॉपर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के ही सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। ये सिर्फ मैं आपको अभी समझा रही हूँ और हमें ज्यादा फोकस टेंडर पे करना है, इसलिए मैं कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट में बना दी हूँ। देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख रुपीज। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपको मटेरियल डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्क्रैप वैल्यू, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या रॉ मटेरियल भी आप लिख सकते हो, 6 लाख। अब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपका आया, एज यू नो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम लोग ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू गेट प्राइम कॉस्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, पर वेजेस फॉर वर्कर नाम पे एक एक्सपेंसेस दिया हुआ है। दैट मीन्स वेजेस फॉर वर्कर का मतलब ही होता है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो आप इसको कर दोगे यहाँ पे ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस, कितना दिया है उसका अमाउंट दिया है आपको यहाँ पे 5 लाख रुपीज। एंड एज यू नो कि जब हम मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस ऐड करते हैं तो वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो दिस इज अवर फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, दैट इज प्राइम कॉस्ट।
ठीक है, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा। प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे दी हुई है आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आप जानते हो कि प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो हम वो यहाँ पे कर देते हैं ऐड। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अमाउंटेड टू ₹3 लाख, यहाँ पे 3 लाख रुपए आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जब आप ऐड कर लोगे तो यू विल गेट वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, बोथ इज वन एंड द सेम। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड्स, राइट। तो ऑफिस ओवरहेड इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड ऑफिस ओवरहेड इज वन एंड द सेम थिंग। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है 3,36,000, तो मैं 3,36,000 ऐड कर देती हूँ, तो इट विल कम 17,36,000 और ये कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो जो ये ऐड करोगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। अब इसके बाद एज यू नो कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड। तो अब यहाँ पे हम करते हैं ऐड। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐसे दोनों भी इंफॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग, ठीक है। तो हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंसेस इज 2,24,000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज 1,40,000। अब जब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये सबको ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट आपका आएगा 21 लाख, 17 + 3 20 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 21 लाख, ठीक है। 21 लाख टोटल आ गया है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है, यानी यहाँ पे ज्यादा कुछ कॉस्ट शीट के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 4,20,000, तो मैं 4,20,000 जब इसमें ऐड करती हूँ तो मेरा सेल्स निकल जाता है 25,20,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इतना इजी था इसका कॉस्ट शीट बनाना। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा और अगर आपने कॉस्ट शीट के अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया, आपने कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दिए। अब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके हमें बनानी है टेंडर शीट। अब आप देखिए, आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको प्रॉफिट पता था, तो हमें कॉस्ट शीट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जब हमको ऑलरेडी प्रॉफिट पता है तो हमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट पता है तो हम लोग तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर ही करते हैं प्रॉफिट जानने के लिए। एंड एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर कॉस्ट शीट, देन हमने क्यों प्रिपेयर किए। तो अब आगे देखिए आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों कॉस्ट शीट प्रिपेयर करे इस सम्स में। स्टूडेंट्स देखिए, इसके आगे आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ तक हमने कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दी है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वर्क ऑर्डर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन 1981 एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट इज अवेलेबल। आपको 1981 में कौन सी कॉस्ट एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए टेंडर बनानी है, राइट। तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशंस आपको दी हुई थी। अभी तक हमने जो पहला इसका क्वेश्चन किए थे टेंडर का, वहां पे क्या डिफरेंस था? वहां पे आपको सिर्फ इतना दिया था कि आपने 1000 प्रिपेयर बना चुके हो, मैन्युफैक्चर कर चुके हो फैन, और आपको टेंडर कोटेशन देना है फॉर 750 फैंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने 1980 में, अब हमें यहाँ पे यूनिट्स नहीं पता है स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं पता है कि 1981 में आपने कितना प्रोडक्शन किए थे। यहाँ पे सिर्फ इतना पता है कि 1981 में हमने जितना भी प्रोडक्शन किए थे उसमें हमको 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ था और हमको ये एक्सपेंसेस इतने कॉस्ट के लगे थे, राइट। अब 1981 की इंफॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं और वहां पे आपको दो इंफॉर्मेशन दी है कि मटेरियल आपको कितना लग रहा है एंड वेजेस ऑफ लेबर, यानी डायरेक्ट वेजेस कितना लग रहा है 1981 में और मटेरियल कितना लग रहा है, और उसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है टेंडर शीट। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग टेंडर शीट
फॉर 1981 और इसका रूलिंग भी सेम वही है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, टेंडर शीट भी कॉस्ट शीट जैसे ही शुरू होती है, जैसे मैंने लास्ट इसमें बताई, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो भी है उनको हम इग्नोर करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें ऐड नहीं करते। क्यों नहीं ऐड करते वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो एक बार जरूर देखिएगा। अब देखते हैं शुरू कहाँ से करना है। एज यूजुअल इसे भी हम लोग मटेरियल से ही शुरू करते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर टेंडर शीट बनाते समय भी सबसे पहले आप मटेरियल का ही रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पे आपको टेंडर के लिए स्पेसिफिकली मटेरियल की अमाउंट दी हुई है, कितनी अमाउंट दी है, 8000 रुपीज, तो मैं डायरेक्टली वो 8000 रुपीज यहाँ लिख दूंगी। मटेरियल के बाद आप जानते हो डायरेक्ट वेजेस ऐड किया जाता है, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, वो गिवन है 5000 रुपीज, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इस तरह से मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 13,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये तो इतना सिंपल है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस गिवन था। लाइकवाइज अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहती तो हमको तो कुछ प्रॉब्लम रहती ही नहीं कैलकुलेशन करने में टेंडर शीट की, फिर हम कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट टेंडर शीट बना लेते। लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन के लिए उसने क्या बोला है वो ध्यान से सुनिए। पहले क्वेश्चन वहां पे बोला है, अज्यूम दैट इन 1981 द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड have gone up by 20%, distribution charges gone down by 10%, and selling and administration charges have each gone up by 12.5%. At what price should the product be sold so as to earn the same rate of profit on the selling price as in 1980? फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन, अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट लाइन है इसे ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखो इन्होंने क्या बोले, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 20% राइज होने वाला है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 10% कम होने वाला है और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 12.5% राइज होने वाले हैं। लेकिन किसका 10%, किसका 20%, वो पहले हमको कैलकुलेट करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना होगा कि प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग, जैसे आप जानते हो कि हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन था, तो उन्होंने बोले हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट, सेकेंड लास्ट लाइन वो देखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर पे बेस करता है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। ठीक है, जब भी आप ये, अभी फिलहाल मेरे पास बोर्ड में थोड़ी सी कमी है तो मैं यहाँ पे एक एक वर्किंग नोट बनाऊंगी और उसको मिटाते जाऊंगी, तो आप लोग अगर चाहते हो तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप लिखते जाना साथ साथ में। तो पहला वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन निकालनी है और वो बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, ए वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है वो। ठीक है, ऑन डायरेक्ट लेबर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता, इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब आप देखोगे कॉस्ट शीट में देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 3 लाख रुपीज, तो यहाँ लिखोगे 3 लाख। डायरेक्ट लेबर कितना था, 5 लाख रुपीज, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। ठीक है, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करोगे तो इट विल कम 60%।
इट विल कम 60%। कैसे देखो, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 20 इंटू 3 इज 60%। दैट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये क्या बताता है कि जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है ये डायरेक्ट लेबर का 60% है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट लेबर कितना है 5000, 5000 का 60% निकालोगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये क्लियर हो गया होगा तो ये आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं अब मुझे इसे मिटाना होगा क्योंकि जगह की कमी है, या एक काम करती हूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें सेकेंड वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। अब ये वर्किंग नोट में आप क्या दिखाओगे, जो इंफॉर्मेशन वहां गिवन थी। अब हमें ये पता चल गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो आप यहां दिखाओगे फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू, फैक्ट्री ओवरहेड के ब्रैकेट में आप दिखा दो कितना है फैक्ट्री ओवरहेड, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना था 5000 का, आप निकालोगे 60%। और फिर उसने बोला है कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है दैट हैव बीन गॉन अप बाय 20%। आपका 1981 में फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 20% से इंक्रीज होने वाला है, तो ऐड करोगे 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। अभी 20% किसका निकालोगे, सबसे पहले 5000 का 60% कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स। 5000 का 60% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 3000 रुपीज, ठीक है। 60/100 करोगे तो ये आपका आएगा 3000 रुपीज। अब ये 3000 जो आया स्टूडेंट्स, वो 3000 का निकालोगे 20%, तो 3000 का जब आप 20% निकालोगे तो इट विल कम 3 2 6, 600 रुपीज, और इसकी टोटल आ जाएगी 3600। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं था, और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमेशा डायरेक्ट लेबर पे बेस होता है। तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर का फॉर्मूला है फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड था 3 लाख, डायरेक्ट लेबर था 5 लाख, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करें तो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ गया 60%। इसके बाद हमने सेकेंड वर्किंग नोट बनाए और उसमें हमने क्या कैलकुलेट करे, फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे अब 1981 में आएंगे क्योंकि हमको 1981 के लिए कैलकुलेट करना है। 5000 का 60% निकालोगे ये आएगा 3000, और एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो इस साल 20% बढ़ गया है, तो 3000 का आप 20% निकालोगे वो आएगा 600। इस तरह आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 3600। तो यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 पे आपने ये कैलकुलेट करे हो, और अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे 3600। स्टूडेंट ये वर्किंग नोट में दिखाना जरूरी है, ठीक है। आप जहाँ टेंडर शीट के लिए सफिशिएंट जगह छोड़ो उसके नीचे वर्किंग नोट बनाओ, एग्जाम में भी बनाना जरूरी है। तो दिस इज द वर्किंग नोट फॉर योर फॉर योर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब फैक्ट्री ओवरहेड जब हमको मिल जाता है तो हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड, एंड इट विल कम वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। यह आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए भी अगेन आपको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए उसने बोला है एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। इसका बेस क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या होगा फॉर्मूला इसका, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस टू फैक्ट्री कॉस्ट। Percentage of administration charges to factory cost, formula will be administration charges upon factory cost into 100.
एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100 कर दोगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कितना था, 3,36,000, तो यहाँ लिखोगे 3,36,000 अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट कितना था 14 lakhs, यहाँ लिखोगे 14 lakhs इंटू 100। ठीक है, 3,36,000 अपन 14 lakhs इंटू 100 करोगे तो इट विल कम 24%। आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं एक बार, तो इट विल कम 24%। अब ये क्या होगा, 24% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस है ये फैक्ट्री कॉस्ट का कितना है 24% स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हमें निकालना है फॉर टेंडर, तो टेंडर के लिए आप निकालना शुरू करोगे वर्किंग नोट नंबर 4। अब एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है 24% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना था स्टूडेंट 16,600, तो 16,600 का कैलकुलेट करोगे 24%। 16,600 का 24% कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3,984। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए उसने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव गॉन अप बाय 12.5%, तो इसमें आपको ऐड करना है, ऐड 12.5% इंक्रीज, एट 12.5% इंक्रीज, तो 3,984 मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। 3,984 का 12.5% व्हेन यू कैलकुलेट इट विल कम 498 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4482, इट विल कम 4482। अब यहाँ पे आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4 और आपकी अमाउंट आ गई 4482। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल कम 21,082 और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपको वर्किंग नोट बनाते हुए चलना है और एक एक जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो करनी है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड समझा है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप ये क्लियर होगा। अब मैं फिर से इसे मिटाती हूँ और अब हम आगे चलते हैं फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमारे कौन से एक्सपेंसेस बचे हैं, अब हमारे एक्सपेंसेस बचे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस अलग अलग दिया हुआ है। अगेन सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ये कॉस्ट शीट का ऊपर का जो पोर्शन है वो फिलहाल मिटा देती हूँ। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री कॉस्ट। अब परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री कॉस्ट देखते हैं क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला है सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस था 2,24,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितना था, फैक्ट्री कॉस्ट इज 14 लाख, अभी मैंने यहाँ पे मिटा दी हूँ, आप लोगों ने तो लिख के रखे होंगे, इंटू 100। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इट विल कम 16%, ये आ जाएगा आपका 16%। अब हमें यहाँ पे निकालना है, इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी अगेन। तो सेलिंग एक्सपेंसेस का नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ से मैं ये चीज़ एक एक करके मिटाते जाती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे सेलिंग एक्सपेंसेस,
सेलिंग एक्सपेंसेस 16% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 16,600। 16,600 का, सॉरी पेन इज नॉट वर्किंग, 16,600 का आप निकालोगे 16%, तो इट विल कम 2656। अब ये 2656 में अगेन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है 12.5% का, तो ऐड करोगे 12.5% इंक्रीज, और किसका निकालोगे 12.5%? 2656 का 12.5% when you will calculate, it will come 332. It will come 332, right? अब इसे हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2988। नाउ दिस 2988 आप यहाँ ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 5। इसको हम पूरे वर्किंग नोट को एक ही नंबर दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5, और अमाउंट इज 2988। ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे सेलिंग सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड करना है। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए भी सेम यही है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ, फॉर्मूला चलो पूरा ही मिटा देते हैं। फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमेशा बेस रहता है अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा बेस आपको गिवन ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना था? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज 1,40,000, क्वेश्चन में गिवन है। फैक्ट्री कॉस्ट इज 14 लाख, इनटू 100 इट विल कम 10%। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब फैक्ट्री वो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज 16,600 का 10% व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल कम 1660। ये आ जाएगा 1660। अब इसमें स्टूडेंट गॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है, फैक्ट्री को डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस डिक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 10% डिक्रीज हो रहा है। होप यस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस इज गॉन डाउन बाय 10%, तो यहाँ पे लिखोगे 10% डिक्रीज। 10% डिक्रीज किसका 10%? 1660 का निकालोगे 10%, तो इट विल कम 166। अब ये 166 को 1660 से करोगे माइनस, तो इट विल कम 1494। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का चार्जेस आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 6, ये आ गया 1494। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ योर टेंडर शीट ऑफ 1981. It will come 25,564. Yes, it will come 25,564. ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट आ गया स्टूडेंट्स। अब टोटल कॉस्ट में एज यू नो हमें प्रॉफिट ऐड करना होता है, सो दैट वी विल गेट द अमाउंट ऑफ टेंडर प्राइस। यहाँ पे हम लोग सेल्स नहीं बोलते हैं, हम लिखते हैं टेंडर प्राइस। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेल्स तो दिया नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट? आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करना होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखना होगा कि जब हमारा टोटल कॉस्ट 21 लाख था तो हमारा प्रॉफिट 4,20,000 था। अब आपका टोटल कॉस्ट 25,564 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? मैं यहीं पे वो वर्किंग नोट बना देती हूँ। देखो 21 लाख जब हमारा टोटल कॉस्ट था तो आपका प्रॉफिट था 4,20,000। अब आपका जो टोटल कॉस्ट है वो है 25,564, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा?
ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 25,564 इंटू 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख करोगे तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 5112.8 एंड व्हेन यू विल टेक इट्स टोटल इट विल कम 30,676.8। इट विल कम 30,676.8। इस तरह से हमारी टेंडर प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट होती है। ये आपका टेंडर शीट का दूसरा फॉर्मेट था स्टूडेंट्स। अब अगर आप परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि ये 4,20,000 जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 16.67। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लास्ट इसमें मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताई थी, 16.67 है। इसी तरह जब आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये भी बराबर आपका 16.67% ही आएगा। एक बार आप लोग करके देखिए, आप लोग का बराबर वो चीज़ उतनी ही आएगी। स्टूडेंट्स एक बार आप करके देखिए तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका बराबर उतना कैलकुलेट होकर आएगा। इवन अगर आपको अभी इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड पूरी क्लियर होगी। मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगी सो दैट ये करने के बाद एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओ। अगर आपको आज का मेरा सम्स पूरा समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड बाय।